Hello friends, I'm Narendra Verma once again before you and you are watching my YouTube channel NV Edu Hub। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी बातचीत आजकल चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द एडजस्टमेंट्स। देयर कैन बी मल्टीपल एडजस्टमेंट्स, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिसमें अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं और बुक्स की मदद से या कहीं से भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है, उससे कई सारे स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होते हैं या उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। So that is why I have picked up some important adjustments। इसको आसान तरीके से आप समझ सकते हैं अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये important एडजस्टमेंट आपके लिए केक वॉक हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और आई थिंक मोस्ट वांटेड एडजस्टमेंट है जो आपको तंग भी करता है, that is accumulated depreciation and tangible assets। Tangible asset means any fixed asset which is of tangible nature like machinery, plant, furniture, building, etc। Okay, so इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आते हैं, राइट। तो अब ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है कि इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट हैं हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो तीन तरह के केसेस हमको मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड थ्री केसेस रिलेटेड टू दिस, राइट। तो व्हाट आर दीज थ्री केसेस, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो आज हम बात करें केवल एडजस्टमेंट पे और कैसे इनका इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस of accumulated depreciation, that is when accumulated depreciation or depreciation is given only in adjustment। यानी कि बैलेंस शीट में उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल कहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है, एडजस्टमेंट पे। तो ऐसा कई बार एडजस्टमेंट दिया जाता है कि कोई एक मशीन या प्लांट परचेज किया गया किसी पर्टिकुलर डेट पे, उस पर इतना डेट कैलकुलेट हुआ, हमने उसे इतने रुपए में बेच दिया, ये सारी जानकारी वहाँ पर होती है। तो डेप्रिसिएशन वहाँ पे दिया होता है कि टोटल उस पर कितना डेप एक्यूमुलेट होके चार्ज किया गया, राइट। सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी डन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट इज यूज्ड ओनली एज इंफॉर्मेशन। यानी कि उस डेप को जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हमें अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमें केवल उस डेप को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ करना है टू प्रिपेयर टेंजिबल एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर टेंजिबल एसेट लाइक अगर प्लांट दिया होता तो प्लांट अकाउंट लिख देते, मशीनरी दिया होता तो मशीनरी अकाउंट लिख देते, राइट। चलिए तो हमें ये अकाउंट बनाना है। अब ये अकाउंट बनाने का एक फॉर्मेट आपके सामने है। यहाँ आप लिख देंगे टू बैलेंस बी डी, यानी कौन सा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर आपका, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक। और यहाँ लास्ट में लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी, दैट इज करेंट ईयर बैलेंस, राइट। और इसके बाद देखिए बाय एक्यूमुलेटेड डेप डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो आपको एडजस्टमेंट बेस्ड ये जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था या फिगर दिया होगा उसको आप केवल यहाँ शो कर देंगे, राइट। इससे ज़्यादा हमें इसका और कोई इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सब क्वेश्चन में हमको दिया होगा कितने रुपए में सेल हो गई, हमें वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना, राइट। हमें दिया होगा कि प्रॉफिट पे हुआ या लॉस पे हुआ, नो प्रॉब्लम। नहीं भी दिया है तो हमें मशीनरी का कॉस्ट दिया होगा, कॉस्ट दिया होगा, उस कॉस्ट में से हम डेप माइनस कर देंगे तो उसका आ जाएगा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, राइट, ठीक। क्योंकि डेप हमें कब तक का दिया होता है, जब तक कि वो सेल हो। अभी बुक वैल्यू आ गई, इससे हम कंपेयर करेंगे किसको, सेल वैल्यू, कि कितने रुपए का वो सेल हुआ। ओके, अगर ज़्यादा का सेल हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ, तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रॉफिट। और अगर कम का हुआ तो फिर लॉस आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस। दोनों में से एक आएगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, एनी ऑफ देम, राइट। ओके, उसके बाद इस साइड का आप टोटल करेंगे और इस साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा अगर बचता है तो दैट विल बी नोन एज परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, ओके, जिसको हम बैंक के नाम से शो करें।
तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगा। कहाँ यूज़फुल होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको। वंस अगेन आई टेल यू, when accumulated depreciation is given only in adjustment, in that case this will be used only as information to prepare tangible assets account, right? इसके अलावा इसका और कोई इस्तेमाल नहीं। Now let's move on towards the second case. Second case is what? When accumulated depreciation is given only in balance sheet, यानी कि एडजस्टमेंट इससे संबंधित कुछ भी नहीं दिया है, केवल बैलेंस शीट में फिगर दी गई है और उसमें प्रीवियस ईयर की भी फिगर है और करंट ईयर की भी फिगर, दोनों ईयर की फिगर। तो इन दैट केस व्हाट्स गोना हैपन? बी फोकस्ड हियर। तो हमें करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद नॉन कैश आइटम्स ऐड करने होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड करने होते हैं, और अगर इनकम है तो उनको लेस करना होता है। तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, राइट। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? करंट ईयर का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है उसमें से प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस को माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी नोन एज करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, सिमिलरली अब हमें ये भी निकालना होगा कि जो टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं उसमें कुछ परचेज तो नहीं हुआ, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, राइट। तो अगर परचेज हुआ है तो कैसे निकालेंगे? करंट ईयर का जो टेंजिबल एसेट बैलेंस दिया होगा उसमें से प्रीवियस ईयर का टेंजिबल एसेट माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस बच जाएगा दैट विल बी नोन एज परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, राइट। सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ इस ध्यान देने वाली बात है। ओके, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कौन सा केस है ये। व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन ओनली इन बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट नहीं। दो केस हो गए। पहला केस था केवल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, दूसरा केस केवल बैलेंस शीट में दिया हुआ, और तीसरा केस आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, दोनों जगह दिया हुआ है, राइट। व्हेन accumulated depreciation is given in balance sheet as well as in adjustment, दोनों जगह दिया, राइट। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वन, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट, प्लांट है तो प्लांट अकाउंट, फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, राइट। ओके, और दूसरा प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, तो देखते हैं, ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। बस दिक्कत क्या है कि ये जो आपको पिछले केस नंबर 1 में दिया हुआ था ये अब नहीं दिया हुआ है, तो ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा, इस वाले का, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ये ना बना के पहले ये बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो नेचर है दैट इज द नेचर ऑफ लायबिलिटी, राइट। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो बीडीस जो है क्रेडिट साइड में आएगा, दैट विल बी ऑफ प्रीवियस ईयर। आपने अमाउंट यहाँ लिख दिया, करंट ईयर का अमाउंट यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ईडी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आई फील। ओके, ना अब आप फोकस करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा, या तो देगा आपको कि अभी तक इस पर्टिकुलर एसेट पे जो बेच रहे हैं उस पर कितना डैप चार्ज हो गया, या वो देगा कि करंट ईयर का डैप कितना हुआ, ठीक। तो दोनों में से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल आएगी, या तो ये या फिर, राइट। हम मान के चलते हैं कि हमें ये दिया हुआ है टेंजिबल एसेट वाला, तो हमने ये यहाँ लिख दिया और ये हमारी इंफॉर्मेशन बैलेंस फिगर के तौर पे निकल आई, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एज नॉन कैश आइटम हमें ऐड करना पड़ेगा, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा ऑपरेटिंग। ओके, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है? ये हमारा पहुँच जाएगा यहाँ एट दिस पे, राइट। बाकी सब कुछ सेम ही करना है हमें इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेल का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, बैलेंस बीडी यानी कि ये प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट आपका हो गया, ये करेंट ईयर वाला अमाउंट आपका हो गया। सेल वैल्यू दी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, जिस जगह होगा वहाँ एंट्री हो जाएगी, और जो बैलेंस बचता है दैट विल बी नोन एज परचेज, इसका इस्तेमाल हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंगे, राइट। So this is how it is to be done. Okay. So once again I tell you there are three cases related to accumulated depreciation. One when it is given in adjustment only, second when it is given in balance sheet only, and third when it is given at both place, right. So in three of the cases how the treatment is going to be done that we have tackled. Now how it is going to be done in the proper question वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अगला जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दैट इज प्रोविजन ऑफ टैक्सेस।
Okay, that is also important. And here as well we find three cases. Okay, same one, when it is given only in adjustment. Adjustment में कई बार दिया होता है प्रोविजन फॉर टैक्स या दिया होता है टैक्स पेड, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड आपको दी गई है एडजस्टमेंट में. ओके, so in that case what's gonna happen, be focused here, single figure will be treated as made as well as paid, right? यानी कि 50,000 अगर इनकम टैक्स पेड किया और ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनली एडजस्टमेंट में दी गई है तो उसी को हम मेड भी ट्रीट करेंगे और पेड भी ट्रीट करेंगे. तो मेड ट्रीट करने का मतलब क्या है, जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो वहाँ पर इसको ऐड करना होता है हमें, राइट? और जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो पेड वाला हमें वहाँ पर क्या करना होता है, लेस करना होता है. बात समझ रहे हैं आप? तो सेम अमाउंट होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि सेम अमाउंट जोड़ा घटाया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे फ़र्क पड़ेगा. जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो वंस अगेन आई टेल यू, in the case when the amount of taxation or provision for taxation is given only in adjustment, तो सेम फिगर आपका मेड और पेड ट्रीट हो. ओके, चलिए नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं हम. सेकंड केस क्या है कि टैक्सेशन केवल कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में कहाँ पर दिया होगा, ये आपको दिया होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर. तो कई बार बैलेंस शीट में इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा वाला, राइट? तो वहाँ पे आपको डबल फिगर दी होगी, प्रीवियस ईयर की भी दी होगी और करंट ईयर की भी दी होगी. तो उसमें आपको करना क्या है कि जो करंट ईयर की फिगर है उसको क्या माना जाएगा, मेड. इस साल हमने प्रोविजन ये मेड किया. और जो प्रीवियस ईयर की फिगर होगी दैट विल बी नोन एज पेड. और ट्रीटमेंट वही करना है हमको. मेड वाली फिगर को क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, राइट? और पेड वाली फिगर को हमें लेस कर देना है कहाँ से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर देंगे तो फाइनली आपका निकल के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? ट्रीटमेंट सेम है. ओके, लेकिन यहाँ पे अमाउंट अलग अलग होगा क्योंकि डबल अमाउंट दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? तो दो केस ही हो गए. तीसरा केस, व्हेन इट इज गिवन इन बैलेंस शीट एज वेल एज इन एडजस्टमेंट, यानी दोनों जगह पे दिया हुआ. तो इन दैट केस व्हाट्स गोना हैपन, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका भी नेचर क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस यानी कि प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा. ओके, और करंट ईयर का जो बैलेंस है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा टू बैलेंस. ओके, अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में मान लीजिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स इतना पे किया गया, तो आप यहाँ उसकी एंट्री करेंगे और जो बचेगा इसका टोटल करेंगे और इस साइड जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी नोन एज द फिगर ऑफ मेड. मेड मीन्स इस साल हमने जो प्रोविजन बनाया. तो ट्रीटमेंट क्या होना है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ऐड होगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए. ओके, और पेड का ट्रीटमेंट क्या होना है वो भी आपको पता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर देंगे ताकि फाइनली हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सके, राइट? वन मोर थिंग, बी कॉशियस, कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में मे बी पॉसिबल पेड वाला फिगर नहीं दिया हुआ, मेड वाला दिया हुआ है, तो आप उसे यहाँ मेंशन करेंगे और फिर पेड वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकलेगा. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इन दैट केस, राइट? एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, देर आर थ्री केसेस रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. पहला क्या है, केवल एडजस्टमेंट में दिया है, चाहे वो मेड दिया है पेड दिया है, उसको हम दोनों ट्रीट करने वाले. तो ये सबसे आसान रहता है. दूसरा वाला ये भी आसान है, यहाँ बैलेंस शीट में दी जानकारी केवल, तो प्रीवियस ईयर वाला हम पेड ट्रीट कर लेंगे और करंट ईयर वाला मेड. तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उल्टा मत कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा. ठीक. और अगर दोनों जगह दिया हुआ है तो हम ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इसके तहत जानकारी हमें मिल जाएगी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड. ओके, so AS4 revised accounting standard 4 that is related to contingent liability and other similar events, उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं, रिवीजन हुआ है, उसके तहत अब फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको प्रपोज डिविडेंड के दो फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर,
तो प्रीवियस ईयर का जो फिगर है दैट विल बी ट्रीटेड एज पेड, नो प्रॉब्लम। और पेड वाला फिगर का आप दो ट्रीटमेंट करते हैं दो जगह। एक ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको जनरली सरप्लस दिया हुआ था वहाँ पर, तो सरप्लस में आप ऐड ऑन करेंगे तब आपको ये नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, भाई आपने प्रपोज डिविडेंड मींस डिविडेंड पे कर दिया है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, एक आउटफ्लो ट्रीट किया जाएगा और लेस हो। ओके, और जो करंट ईयर का फिगर है वो आपके लिए यूजलेस है बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस साल वो केवल अनाउंस हुआ है, जब तक एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिक्लेयर नहीं हो जाता, वो पे नहीं होगा, तो उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाएगा तब तक, और इस केस में उसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं। ओके, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया ये, ठीक है, पहले सिचुएशंस दूसरी थी लेकिन एट प्रेजेंट यही ट्रीटमेंट। ओके, तो बहुत आसान है, बस हमको याद रखना है एक फिगर दी है तो आप उसको पेड ट्रीट कर सकते हैं, अलग से दिया होगा उन्होंने। ओके, और अगर दो फिगर्स दी हैं तो आप प्रीवियस ईयर वाले फिगर को पेड मानेंगे और करंट ईयर वाले को छोड़ दें कंटिजेंट लायबिलिटी में। ओके, तो ये तो रहा प्रपोज डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड की जब बात आती है तो दो तरीके से डिविडेंड और दिया जाता है। एक आपको दिया होगा फाइनल डिविडेंड, ये एडजस्टमेंट में ही दिया होगा, तो एडजस्टमेंट में फाइनल डिविडेंड है, पेड है, ठीक, तो वो यही हो गया प्रीवियस ईयर वाला। उसके यही दो ट्रीटमेंट हो गए जो मैंने अभी डिस्कस किए। एक होता है इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड क्या होता है, कई बार साल पूरा होने से पहले ही, साल के बीच में डिविडेंड दे दिया जाता है ड्यू टू सम रीजंस। ओके, तो वो भी सेम डिविडेंड हमारे लिए हुआ, ट्रीटमेंट सेम ही करेंगे हम, उसका कोई खास अंतर नहीं होने वाला। बस याद आपको क्या रखना है कि अगर प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों फिगर दिए हैं तो करंट ईयर को आपको नहीं लेना है, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंटिजेंट लायबिलिटी, केवल प्रीवियस ईयर वाले को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, दैट इज व्हाट डेट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू डिवेंचर्स एंड डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ ओल्ड डिवेंचर्स नीड टू बी कंसीडर। ओके, यानी कि मान के चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपके जो डिवेंचर का अमाउंट था डेट वाज 10 लाख, और करंट ईयर में आपके जो डिवेंचर्स का अमाउंट है वो है 12 लाख। ओके, यानी कि हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि 2 लाख के डिवेंचर्स और इशू हुए, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हम इंटरेस्ट इस 10 लाख पे दें या 12 लाख पे। तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा कि ये जो 2 लाख है ये कब इशू हुआ है। ओके, उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मान लेते हैं 2 लाख इशू किया है इस प्रीवियस ईयर के बिल्कुल लास्ट में, यानी 31 मार्च को। तो इन दैट केस आप जो इंटरेस्ट लगाएंगे डिवेंचर्स पे वो कितने पे लगाएंगे, 10 लाख। ठीक, अब इस बात को दो तरीके से किया जा सकता है, 31 मार्च को किया इस साल के, ठीक है, या 1 अप्रैल को किया, वो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम ही रहेगा। ओके, दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये कि ये जो 2 लाख है ये इशू कर दिया 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद हो गया तो 6 महीने तक तो 10 लाख ही रहा, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट आप किस पे निकालेंगे, ऑन 10 लाख, और बाकी जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो आप निकालेंगे किस पे, 12 लाख। ठीक है, तो आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो आप ये मान के चलेंगे कि ये इशू कब हुआ है, करंट ईयर के पहली तारीख को हुआ या प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट को हुआ, तो इन दैट केस आपको केवल किस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिए उस केस में आप अपनी तरफ से क्लैरिटी दे सकते हैं, एक नोट दे सकते हैं वहां पे, इट हैज बीन अज्यूम्ड that the new debentures have been issued on this date, right? Similarly, अब बात करते हैं रिडेम्पशन की। एग्जाम्पल हमने लिया इशू का, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका, रिडेम्पशन का। ओके, यानी कि उलट लेते हैं इसको कि साल के पहले कितना था, 12 लाख था, और अब रह गया 10 लाख, यानी कि 2 लाख हमने क्या कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब वही सवाल यहाँ उठा कि पेमेंट कब किया, ठीक है। अगर ये 12 लाख पूरे साल रहा, 31 मार्च तक रहा, तो 12 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का, ठीक है। और अगर 6 महीने बाद ही कर दिया
ठीक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 12 लाख पे और 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख पे। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में इसकी क्लैरिटी दी होगी, नहीं दी होगी तो फिर आप अज्यूम कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिवेंचर आप डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ जो हमने अभी बात की है इसके थ्रू, वो अमाउंट यहाँ पे लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के आगे लिखा होता है वो लगाइए, टाइम अगर 6 मंथ का है 6/12 हो जाएगा, और अगर पूरे साल का है तो यहाँ 1 लिख देंगे और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना है? इसका ट्रीटमेंट दो जगह होना है। कौन कौन सी दो जगह होना है? एक तो जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल चुके होते हैं तो वहाँ जब आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये ऐड होगा। ठीक, और दूसरा ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में से एक आउटफ्लो माना जाएगा और वहाँ ये लेस हो। ठीक है, ये दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे। सेम ट्रीटमेंट आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के साथ है, बस यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर हो गई, डेट ऑफ रेजिंग न्यू लोन, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, बस बाकी सब कुछ सेम। यहाँ भी हमें वही सब देखना पड़ेगा। ये हमें मिलेगा कहाँ पर? ये हमें शॉर्ट टर्म लोन्स में मिलेगा, और डिवेंचर्स हमें कहाँ मिलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स में मिलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। राइट, तो इट वाज ऑल अबाउट ऑल दीज एडजस्टमेंट। इसके अलावा भी कई सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं, बट दीज आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। जिनको समझने में आपको प्रॉब्लम हो आप इजीली उनको समझ सकते हैं। ओके, और जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो कई सारे एडजस्टमेंट्स के साथ करेंगे, वहाँ भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।